किसान का एक ही धर्म होता है, वो देश के लिए भारत माता की सेवा करता रहता है, धरती की सेवा करके अन्न उपजाता है। कौन नाप रहा था आतंकवादियों को? देश समाज मानने लगा था ना, जिस तरीके से अवरोधक घटनाएं हो रही थी। और अभी कई ऐसे किसान संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करती हैं। नहीं, किसानों के भेष में छद्म राजनेता हैं वो। लेकिन उससे पहले की सरकारों ने भी कई ऐसे बहुत बड़े नहीं, जो कृषि जनित तबका है, जो रोजगार और खेती की अर्थव्यवस्था में जीता है, उसके लिए सच में कोई रोजगार नहीं। तो रानीगंज की जो राजनीति है वो बेरोजगारी पे नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं चलती है, जाति पात पर क्यों चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह आपकी दोस्त और आपकी होस्ट एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आज हमने जिस मेहमान को बुलाया है वो प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अपने खास मुहिम के लिए जाने जाते हैं। वो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी। रानीगंज में जो उनकी मुहिम है वो थोड़ी सी अलग है। कहने को तो नेता है, लेकिन अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो जाति पात इन सब से ऊपर दिखाई देती है। क्या है उनकी पॉलिटिक्स, आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और हमने इनवाइट किया है आलोक पांडे जी को। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए हैं और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला आपने, क्योंकि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। तो चूंकि आप प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र से आते हैं और वहां से फिर आप लखनऊ गए और फिर लखनऊ से दिल्ली, तो माहौल बदला, परिस्थितियां बदलती हैं, काफी कुछ होता है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, कोई भी जो ग्रामीण परिवेश में जन्म लेगा और प्रगति के मार्ग पर उसको चलना होगा, तो उसको प्रस्थान तो करना है। और वो प्रस्थान गांव से, गनईडी गांव से निकल कर रानीगंज विधानसभा का एक ग्राम है गनईडी, वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन के बाद वो शहर प्रतापगढ़ के केपी कॉलेज आता है। वो कारवा, फिर केपी कॉलेज से इंटरमीडिएट पास करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय आता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स करता है और फिर और अच्छे की तलाश में 2002 में दिल्ली तक आ जाता है। तो मैं क्या, ये जो भी ग्रामीण परिवेश में बच्चा पैदा होता है और उसकी सोच प्रगतिशील है और वो अपने उत्थान की दिशा में काम करता है, तो उसको बाहर ही आना पड़ता है। उसी संदर्भ में मैं भी आया। और जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, संघर्ष उनके जीवन का आधारभूत ढांचा होता है। संघर्ष ही उनके पास होता है और संघर्ष के साथ ही मंजिल, संघर्ष के साथ ही मंजिल होती है। तो वो जैसे तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे संघर्ष करते हैं, वो सारे संघर्ष हमने किए हैं। तो क्या परिस्थितियां होती हैं जब आप गांव से शहर आते हैं, तो कैसे हालातों का आपको सामना करना पड़ता है, क्या चीजें बदलती हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो एक जहाँ पे आपके पास कोई भी रहनुमा नहीं होता, मार्गदर्शक नहीं होता। वो कहते हैं ना, खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। उन परिस्थितियों में अथाह संघर्ष की परिणति होती है। अब जैसे हम लोग लखनऊ तक तो ये था कि भाई विश्वविद्यालय में गए, पढ़ने गए, वहाँ तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए छात्र मिले, एक सामुदायिकता की भावना रहती है, एक छात्र जीवन का एक उल्लास उमंग रहता है। तो वहाँ तक तो संघर्ष नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहाँ बड़ा सहयोगात्मक रुख होता है। अपना तो सब वहाँ पे भी रहता है, क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र का एक वो हिस्सा है। नहीं, अपने ही क्षेत्र के हिस्से के अलावा मान लीजिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो वहाँ पूरे भारत से लगभग लोग थे। मतलब जम्मू कश्मीर से भी लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ। तो इस तरीके से सारे लोग थे। लेकिन छात्र जीवन में क्या होता है, संघर्ष नाम का कोई चीज नहीं होती है। अब अभाव में भी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा सहयोग होता है और बड़ी मतलब जीवन का वो स्वर्णिम काल अगर कहा जाए, 4-5 वर्ष जो भी हम विश्वविद्यालय जो होते हैं, वो स्वर्णिम काल होता है कि उसमें ना अभाव होता है, ना किसी से कोई द्वेष होता है। बस उसमें एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है, जज्बा होता है करने का, जीवन जीने में एक मतलब एक ऐसा। और लेकिन वो जो सिखाता है, वो विश्वविद्यालय का परिधि जो आपको सिखाती है, वो जीवन पर्यंत आपके काम आता है। वो प्रांगण जो है जीवन की हर हिस्से को सिखा जाता है, कि जिंदगी के हर पहलू को बताता है। क्राइसिस मैनेजमेंट से लेके जीवन जीने की पद्धति तक, सहयोग तक और अच्छा बुरा, सब वो आपको पूरे जीवन का एक सारांश आपको देके निकालता है। जब आप प्रांगण से डिग्री लेके निकलते हैं तो आप अनुभव से लवरेज एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निकलते हैं कि जब आप किसी भी दिशा में जाते हैं
तो उस वेग को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही वेग लेके हम लोग दिल्ली आ गए और हमारा एक तो 25-30 लोगों का कारवां दिल्ली आया था अच्छा। और आज उसमें से सारे लोग सफल हैं। अच्छा। मतलब ये मतलब हम बड़े गर्व के साथ आपको बता रहे हैं कि कोई प्रतापगढ़ से, कोई गोपालगंज से, कोई कहीं से लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने आया। वहाँ से 20-25 लोगों का जो जत्था निकल के फरक्का एक्सप्रेस को पकड़कर लखनऊ से दिल्ली आया था, वो आज 24 सालों में सब अपने अपनी जगह पे स्थापित है। तो संघर्ष रहा था, संघर्ष रहा, क्योंकि जिसका कोई रहनुमा ना हो, कोई मार्गदर्शक ना हो, अपने आप ही स्थापित होना है और दिल्ली जैसे महानगर में वकालत के प्रोफेशन में स्थापित होना है, बहुत कठिन होता है। तो जैसे अब दिल्ली, लखनऊ तब भी एक शांत शहर माना जाता है और दिल्ली की जिंदगी बहुत ही भागम भाग वाली है। यहाँ पे आना और वकालत की पढ़ाई करना और फिर वकालत की पढ़ाई करते करते राजनीति में आ जाना, ये कैसे आया? नहीं, देखिए, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन की जो परिधि होती है वो विश्वविद्यालय तय करता है और छात्र जीवन ही आपको सुनिश्चित करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। हम लोगों का काल ऐसा रहा कि 95-96 में हम लोगों का लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, तो विश्वविद्यालय का वो एकेडमिक के हिसाब से बहुत स्वर्णिम काल रहा, तो अराजकता के हिसाब से भी बहुत स्वर्णिम काल रहा उस विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। अपराध के लिए भी जाना जाता रहा, तो आईएएस की फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता रहा। वो अद्भुत विश्वविद्यालय है, बिल्कुल वो एक अद्भुत धरती है और अद्भुत विश्वविद्यालय है, हर चीज का समावेशन लेके वहाँ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक हाँ, है। और उसके अलावा वहाँ पे हर विधा के लोग मिले आप। बिल्कुल। और वहाँ पे जब हम लोग काम कर रहे थे तो विद्यार्थी परिषद के लोग जिस तरीके से वहाँ काम करते थे और जिस तरीके के छात्रों के बीच में एकेडमिक माहौल बनाने का काम करते थे, तो उनसे हम लोग प्रभावित हुए। क्योंकि देखिए, अब हम बम और गोली तो चला नहीं सकते थे, तो जो भाषाई व्यवस्था थी और जो एक दूसरे को जोड़ने की व्यवस्था थी वो विद्यार्थी परिषद करता था। तो हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए। फिर उसके बाद जब वहाँ से यहाँ वकालत में आए, तो यहाँ लीगल सेल, भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल थी, उसके साथ हम लोग जुड़ गए। अच्छा, तो ये वकालत के बाद जुड़े हैं या फिर वकालत करते समय लीगल सेल से? वकालत करते समय ही लीगल सेल से जुड़ा जाएगा ना। अच्छा। जब वकालत में आए तो 2002 मतलब 3-4 तक तो संघर्ष की अथाह वो रही। तो राजनीतिक जीवन तो सब आदमी भूल ही जाते हैं क्या, लेकिन 5-6 से हम लोग विधि प्रकोष्ठ से जुड़े, तो पटियाला हाउस इकाई में काम करते रहे। फिर 2010 आते आते लखनऊ से सीनियर एडवोकेट हैं राघवेंद्र सिंह जी, सीनियर एडवोकेट हैं, वो बने लीगल सेल के नेशनल कन्वीनर, तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा हम लोगों को। फिर बहुत काम होते गए लीगल सेल में, और वही स्वर्णिम रहा कि उसी समय जो है देश में परिवर्तन की बयार चल रही थी, हम सबको भी भूमिका उसमें बन गई। और देश में आप 2014 के बाद आपने परिवर्तन देख ही रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके की आभा मंडल आया। तो ये संघर्ष का एक जो काल है, जो आम हर वो व्यक्ति जिसका कोई रहनुमा नहीं है, जिसका कोई मार्गदर्शक नहीं है, जिस तरीके का संघर्ष करता है, वो सारे संघर्ष हम लोगों ने किए हैं। चूंकि चलिए आप वकालत कर रहे थे तो फिर लीगल सेल में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल सेल में आने के बाद किसान मोर्चे में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाना, उसके बाद राजनीति में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हो जाना, ये कैसे? देखिए, क्या होता है भाई, किसान तो हमारे रगों में है। किसान के ही पैसे से लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे थे, किसानी के ही पैसे से ये जीवन का जो काया दिख रही है, किसान के पैसे से ही तैयार हुई काया है। तो किसान तो मन में, रग में, हर जगह है। 2012 में काम करते करते लीगल सेल में काम कर रहे थे, और उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे भारतीय जनता पार्टी के, और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो लीगल सेल में काम करते करते हो सकता है ओम प्रकाश धनखड़ जी और इन सब की नज़र मुझ पर रही हो कि ये लड़का काम अच्छा करता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, हमारे यहाँ किसान मोर्चे में एग्रीकल्चर फाइनेंस एक कमेटी हमको बनानी है, और उसमें तमाम तरीके के अध्ययन समूह है ये, और ये राष्ट्रीय स्तर का पद होगा, और इसमें आपको काम करना है। तो एक स्वाभाविक, जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और रुचि के विषय में मिल रहा है, तो हमने कहा ठीक है सर, हम करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पदाधिकारी बना दिया। उसके बाद
बहुत से हमने यमुना नगर के कैंसर पर रिसर्च करी, बहुत काम किया हरियाणा? उसमें, हरियाणा में कि वहाँ कैंसर, पेस्टिसाइड से कैंसर कैसे इतने डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद कृषि की तमाम जो योजनाएं थी उस सरकार की, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करी गई। तमाम काम किए आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी के नेतृत्व में। और हो सकता है उसी का पारितोषिक मिला कि जब विजयपाल तोमर जी आए तब भी मैं उसमें काम करता रहा सेम पोजीशन पे। फिर जब वीरेंद्र सिंह मस्त जी आए तो मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। अच्छा। और मुझे हिमाचल और राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया। 1-1.5 साल काम करते हुआ था तो एक सडनली एक घोषणा होती है कि मैं राष्ट्रीय मंत्री हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, जो काम करता रहेगा वो स्वतः कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है। तो वो उसी उसमें होता गया और मुझे भी आनंद आने लगा वकालत के साथ। उससे देखिए क्या है, स्वार्थ से भी जुड़ा सब विषय होता है। अब देश भर में तमाम किसानों के नेता, तमाम किसान पर काम करने वाले, तमाम राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों के साथ संपर्क हुआ। उससे व्यवसायीकरण भी बढ़ा। वकालत में क्या होता है, जितना संपर्क होगा उतने मुकदमे आएंगे। आप राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए थे तो राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लीडर जानने लगे, उनके भी तमाम सहयोगी गण जानने लगे। तो बहुत सी चीजें फायदेमंद रही और एक जीवन में एक उद्देश्य मिला कि काम करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, किसान एक ऐसा विषय है, किसान की ना कोई जाति होती है, किसान का ना कोई धर्म होता है। किसान का एक ही धर्म होता है, वो देश के लिए भारत माता की सेवा करता रहता है, धरती की सेवा करके अन्न उपजाता है और पूरे देश का भरण पोषण करता है। ठीक है। और जब इस देश में किसानों को आतंकवादी जैसी परिधियों में नापा जाने लगा, तब हम लोगों ने किसान आंदोलन, जब तथाकथित लोग किसान आंदोलन चला रहे थे, उस समय मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में इतना बिछोड़। कौन नाप रहा था आतंकवादियों की तरह? अब जब देश समाज मानने लगा था ना, जिस तरीके से अवरोधक घटनाएं हो रही थी, किसान के नाम पर किसानों के साथ जो लोग किसान हैं नहीं, किसान के नाम पर, किसान राजनीति के नाम पर अपने आप को एक बहुत बड़े व्यवसायी के स्वरूप में वो लोग हैं। जब किसानों की दशा दिशा बदलने के लिए एक बिल आया, मैं वही जानना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी आप चूंकि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी कई ऐसे किसान संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करती हैं। आप बिल की बात कर रहे हैं, बिल की बात हुई, उसके बाद एमएसपी को लेके भी काफी कुछ विरोध हुआ। अब आप देखिए, ये वो किसान संगठन हैं जिनकी अगर वास्तविकता देखी जाए तो किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह रहे हैं वो बाहर से फंडिंग हो रही है? अब मैं ये तो नहीं कह सकता बाहर से फंडिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेरित जरूर हैं, क्योंकि भाई देखो, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन वो किसान नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, किसानों के भेष में छदम राजनेता हैं वो किसान नहीं है। आप कुछ किसान नेताओं के मैं नाम ले लेती हूँ, डलेवाल हैं, राकेश टिकैत, वो काफी चर्चा में भी रहे थे जब हमारा बिल आया था। देखिए क्या होता है, इन सबका सम्मान है। टिकैत साहब एक ऐसे विभूति के बेटे हैं जो किसानों के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन क्या उनके जैसा इनका कोई आचरण है? उन्होंने किसानों के साथ यही जंतर मंतर पे, अखबार पे भोजन किया है, ये सब कभी नहीं कर सकते। और आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय बुआई का समय था। उसका यही एक उद्देश्य था मेरा बताने का कि जब किसान आंदोलन हुआ, या तो पढ़े लिखे लोगों को ही बीच में आना पड़ेगा समाज में। कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि किसानों के बीच में जागरूकता बहुत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे किसान अज्ञानी हैं। आज की दिशा और वर्तमान सरकार जब 2014 में बनी है, तब से लेके कृषि और ग्रामीण परिवेश पर जितना काम हुआ है, शायद आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रही उतना काम नहीं हो पाया है। बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े, मैं जहाँ तक देख या समझ पा रही हूँ, मैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी किया मैं उससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले की सरकारों ने भी कई ऐसे बहुत बड़े काम किए। उसके पहले की सरकारों ने काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन आप एक सम्मानित पत्रकार हैं और मेरे कहने से आज आप सर्च कीजिएगा कि एग्रीकल्चर का फंड 2014 के पहले देश का क्या था और 2014 के बाद देश में कृषि और कृषि से जनित उद्योग या कृषि से संबंधित चीजों के लिए क्या फंड अलॉट हुआ है। ठीक है, फंड की बात छोड़ते हैं, इनोवेशन क्या हुआ? इनोवेशन मैं बता रहा हूँ। आप एक चीज समझिए, उस समय
इस देश में 2014 के पहले जो हमारी क्षेत्रफल है कृषि जनित जो जमीन है वो सिर्फ 30% सिंचित थी। अच्छा। ये आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े, मैं नहीं बता रहा हूँ। और आज वो 65% से ऊपर सिंचित हो गई है इन 10 वर्षों में। 50 वर्षों में और इन 10 वर्षों का अंतर इस तरीके से आप देखिए। दूसरी चीज है यांत्रिक एग्रीकल्चर बेस्ड बनाना, मतलब जो यांत्रिक कृषि का क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र में 16 गुना इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऊर्जा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, किसान सम्मान निधि को आप क्या समझ रहे हैं? एक किसान हमेशा आधारित बीज के समय या खाद के समय वो आधारित, यूरिया के लिए लोगों को मैंने लाठी खाते देखा है, अपने चाचा का टांग टूटते देखा है यूरिया। वो तो मैंने अभी भी देखा है एमपी सरकार में सर। नहीं, अब आप समझिए ना, लेकिन कहीं एक जगह पे कहीं एक जगह क्राइसिस आया, पूरे देश में एक जैसा क्राइसिस यूरिया के लिए आता था। और आप सोचिए यूरिया की कालाबाजारी होती थी। इस सरकार ने 2014 में आते ही नीम कोडेड यूरिया करके सबसे पहले तो यूरिया से जो जनित चीजें दूसरी जगह पे यूरिया इस्तेमाल होता था उसको रोक दिया, तो किसानों के काम आया। अब आप ये कहते हो कि हमने एमपी सरकार में कुछ देखा, तो एक आध जगह कहीं भी कोई क्राइसिस है। मैंने कई घटनाएं देखी हैं। देखिए ये हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। कारण क्या है कि जब उत्पाद बढ़ रहा है तो चीजों की आवश्यकता बढ़ भी रही है। और एक दो दिन का क्राइसिस हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार में रहा हो, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके का कभी कोई क्राइसिस होता ही नहीं, और हुआ भी नहीं। अब मध्य प्रदेश में आप बता रहे हैं तो मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा। वैसे मेरी नजर में तो ऐसा कभी नहीं। यूपी में मैंने भी अभी फिलहाल ये देखा नहीं है कि ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में किसान से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और किसी भी तरीके के उद्योग को संचालित करने से संबंधित किसी तरीके की समस्या आदरणीय योगी जी के राज में 2017 के बाद से कहीं कोई ऐसी एक घटना नहीं हुई है। तो उसी लॉ एंड ऑर्डर पे तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि चुन चुन के पीडीए को मारा जा रहा है। नहीं, अब फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ठीक है। परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए योगी सरकार काम नहीं करती है। योगी सरकार समरसता के लिए काम करती है, समग्र विकास के लिए करती है, सबका विश्वास और सबका विकास की अवधारणा पर काम करती है। और उस पे जो लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, वो किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी तरीके का काम कर रहे हैं। एक भी ऐसा उदाहरण दीजिए जो किसी को जाति विशेष या धर्म विशेष के आधार पर किसी की संरचना हुई हो या किसी का। आप एक चीज बताइए, जितनी भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं सब समग्र एक साथ सब तक पहुंच रही है ना। कोई धर्म के आधार पर अलग अलग तो किया नहीं जा रहा, जातियों के आधार पर अलग अलग। ये देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है, तो विपक्ष कुछ ना कुछ आधार बनाता रहता है, मिथ्या चीजें करता रहता है, तमाम मिथ्या आरोप लगाते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके माफी मांगते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर और फेवरेटिज्म जो है वो अलग मुद्दा है, उस पर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही लार्ज टॉपिक है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको मैं लेके कटघरे में खड़ा कर सकती हूँ सवालों के लिए। यूपी सरकार को जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा, वो किसी और दिन हम लोग तय करेंगे। अभी चलते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में। आप चूंकि दिल्ली में सेटल हो गए, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको फिर से रानीगंज जाना पड़ा? कुछ तो ऐसी कमियां महसूस हुई होंगी वहां पे, क्या जरूरत है वहां पे? हम लोगों के आराध्य और हम सबके महाराज भगवान श्री राम है, और प्रजा का दायित्व तो बनता है कि अपने आराध्य की तमाम वो आदर्श को स्वीकार करें। ठीक है, हमने उस समय रोजी रोजगार की तलाश में हम अपना मातृभूमि छोड़ के दिल्ली आए, लेकिन जब हम इतने सक्षम हो गए कि हम अपनी मातृभूमि पे जाकर अपने जीवन यापन को भी कर सकते हैं और अपने मातृभूमि की जो वो योजनाएं या जो वो व्यवस्थाएं जो आघात के स्वरूप में हम लोगों ने स्वीकार करते हुए पलायन की दिशा में बढ़े थे, क्या हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं? क्या उस पर मैं कुछ काम कर सकता हूं? यूपी में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उत्तर प्रदेश के खास तौर से प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर
और इत्तेफाक की बात देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हम दोनों ही यूपी से हैं और आज यहाँ नोएडा में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे लिए शायद ये दुर्भाग्य की बात है कि हम ये पॉडकास्ट ना लखनऊ में कर पाए, ना इलाहाबाद में कर पाए, ना वाराणसी में कर पाए। ये बहुत ही पॉपुलर सिटीज़ हैं हमारी यूपी के। हम नोएडा में कर रहे हैं, ये भी यूपी में ही है, लेकिन इसे हमें कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर से जोड़ देते हैं। तो आप आ रहे हैं प्रतापगढ़ से, मैं आ रही हूँ जौनपुर से। अभी आपने जिक्र किया तो इसलिए मैंने ये कहा, हम उस एरिया में कहीं पे भी ये चीज नहीं कर पाई। ये हमारे लिए सोचने की बात है और सरकार के लिए भी। बिल्कुल सोचने की बात है। आप एक चीज देखिए, चाहे आपका जिला हो चाहे मेरा जिला हो, और हमारे आपके जिले में बहुत अच्छा आदान प्रदान है। हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए एक दूसरे की भौगोलिक और सामाजिक समस्याओं को भी अच्छे से जानते हैं। हमारे पास अध्ययनरत लोगों की कतार है, हम पर ए ग्रेड में निकल जाने वालों लोगों की बहुतायत संख्या है। लेकिन उसके अलावा जो एक छूट जाते हैं पीछे, जो मजदूर तबका है, जो कृषि जनित तबका है, जो रोजगार और खेती की अर्थव्यवस्था में जीता है, उसके लिए सच में कोई रोजगार नहीं है। और ये मैं बड़े मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती है इसके लिए कि मैं अभी इन 10 वर्षों में 2017 के बाद आपने भी ये महसूस किया होगा कि अगर आप बताते हो कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो दूसरे प्रदेश वाले आपको बड़े गर्व की अनुभूति के साथ आपका स्वागत सत्कार करते हैं, आपसे बात करते हैं। आज के 10 साल पहले अगर हम ये बताते कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमें हे दृष्टि से देखा जाता था। और मैं ये अनुभव मेरा अपना खुद का अनुभव कि आप अपराधियों के शहर के हैं, गैंगस्टर के शहर के हैं, ये कहना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ आप समझिए, साहित्य से लेके, मैं जिस जिले से आता हूँ, बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो उद्भव हुआ है वो जीआईसी से हुआ है। आप ही के क्षेत्र के एक कवि अभी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं हमारे, बहुत ही शानदार कवि हैं। हाँ, प्रतापगढ़ की धरती से हैं और अच्छे कवि हैं, अच्छे नेता भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। प्रतापगढ़ में ऐसी आप समझिए, अवधी भाषा के अग्रदूत, चाहे जुम्मन चचा रहे हों, चाहे हमारे आदित्य जी रहे हों, ऐसे तमाम कवियों का समावेश है वहाँ। और आप ये समझिए कि हर तरफ शिक्षा की बयार है, लेकिन रोजगार के अभाव में हर गांव में अगर 70 घर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 घरों में या तो ताला है या तो कोई देखभाल करने वाला है। तो सर 17 से तो आप ही की सरकार है ना, अभी तक इतना लंबा समय हो गया, 2027 में चुनाव होने वाला है, 9 साल से ऊपर हो गए, तो कुछ तो रोजगार आप लोग दे सकते थे। आप एक चीज देखिए, 2017 से लेके और 2027 आने जा रहा है, हाँ। इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। मैं नहीं कह रही, आपने कहा कि रोजगार की कमी नहीं थी, है। हाँ। आज भी मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। अब आप एक चीज समझिए, 70 वर्षों में एक बड़ा गैप है, और अब हम चाहते हैं कि बाबा जी, ठीक है वो संत हैं, लेकिन क्या इस तरीके के संत भी नहीं है कि जादू करके कोई चीज कर देंगे। जो व्यवस्थाएं उन्होंने किया, आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर अगर कहीं आ रहा है तो उत्तर प्रदेश की सीमा में आ रहा है। अच्छा। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने हैं। बिल्कुल। तो ये सब विकास, एक्सप्रेसवे में भी एक्सप्रेसवे में आप आज देखिए 36,000 करोड़ की, भाई 36,000 करोड़ की रोड पे तो हम जा रहे हैं, अपना दिल्ली से और प्रयागराज तक जाएंगे, बीच में हमारे लिए भी लाभप्रद है, आपके लिए भी लाभप्रद है कि आप भी प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर जा सकती हैं। तो देखिए विकास की गति बढ़ी है। और आप समझिए, हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, आपका तो फिर भी चलिए सुल्तानपुर बनारस के रूट पे आने की वजह से आपका थोड़ा बहुत विकास था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम पहले एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। तो अब वो जो पैच आया है 42 किलोमीटर का, आपको क्या लगता है वहां रोजगार का सृजन नहीं होगा? अच्छा। तो समय तो लगेगा ना, लेकिन क्या पहले सरकारें ये नहीं सोच सकती थी? क्या पहली ये सब चीजें नहीं पाइपलाइन में थी कि रोजगार कैसे दिया जाए? जो इंडस्ट्रियल एरिया 80 के दशक में स्थापित हुए हैं जिलों में, क्या उन पे कोई व्यवसायीकरण हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा। आप पूरे जिलों में देख लीजिए,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एग्रीकल्चर कॉरिडोर की परिकल्पना की थी और उस पर हमारी सरकार काम भी कर रही है। नहीं तो आप देखिए कि हम सब्जी भाजी, हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं सब्जी के, बिल्कुल। बहुत अच्छी हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं, सब्जियां यूपी टमाटर, की बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब वो हमारे पास स्टोर करने की क्षमता नहीं। तो अब उन पर दिशाओं में काम हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, अब यही तो उदाहरण मैं देना चाह रहा था। आपने पूछा कि दिल्ली में वकालत करते हुए मातृभूमि में जाने की परिकल्पना कैसे हुई। 2017 के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए भी उत्तर प्रदेश में जाने की परिकल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए नहीं कर सकता था कि मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे उद्दंडता नहीं कर सकते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि कोई भी आदमी कुछ भी सोच सकता है। आज हम सुबह रात दिन कभी भी आ जा सकते हैं। तो देश में तमाम लोग। अच्छा, दूसरी चीजें, राजनीतिक व्यवस्थाएं इस तरीके से बदली हैं, अब सेवा की भावना ही राजनीति का आधार स्तंभ है। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में जो सेवा करेगा वो राजनीति कर सकता है। अब वो भौकाल या और फिर जो पार्टी को ऊपर ले जाएगा वो राज करेगा। हाँ, जो पार्टी के विचारधारा के साथ काम करेगा, पार्टी के जो आधारभूत संरचनाएं उसके अनुकूल काम करेगा तो ऊपर जाएगा। आप देख लीजिए, हमारे 45 साल की पार्टी है और 45 साल का ही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसी ने परिकल्पना भी नहीं करी होगी कि बिहार में एक विधानसभा से विधायक होते हुए नितिन नवीन जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम इस तरीके से लेके आएगी और कर देगी। अगर 1000 नाम तय किए गए होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में हो, तो 1000 नाम पे भी किसी ने नितिन नवीन भाई साहब का नाम नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, ये तो सबके लिए शॉकिंग हो ये परिकल्पनाएं हम लोगों को बीजेपी इस चीज के लिए जाननी भी जाती है, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष का, जिसकी संभावना रहती है वो नाम तो आते ही नहीं है। अगर बंगाल को छोड़ दे और बिहार को छोड़ दे तो अभी जितने भी सीएम चुने गए हैं, देखिए आधार क्या रखते हैं, काम करने जो वैचारिक रूप से सशक्त है और पार्टी की गतिविधियों में लिप्त है और पार्टी के तमाम विचारों के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वो कभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई गुरेज है ही नहीं है। अच्छा। और इसी कारण से सब लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग महानगरों से अपने आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर रानीगंज में अभी किसी और पार्टी से विधायक हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी जी। तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि वहाँ पे बदलाव की क्या क्या चीजें हैं जो बदलाव की जरूरत है वहाँ पे? देखिए, रानीगंज विधानसभा 80%, 20%, क्योंकि नगर पंचायत और तहसील होने की वजह से थोड़ा शहरी क्षेत्र है, मतलब रानीगंज बाजार, पृथ्वीगंज बाजार, गीता नगर, लोडेरा। उसके अलावा रानीगंज पूरी तरीके से ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित विधानसभा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी विधानसभा में आज कृषि जनित और मध्यम और लघु उद्योगों की आवश्यकता है, जिससे वहाँ का पलायन रुके। तो ये लघु उद्योग क्या क्या हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ये लघु उद्योग फूड कोर्ट्स के तमाम लघु उद्योग के रूप में आ सकते हैं। प्रोसेसिंग सब्जियों की और इनकी प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ आंवला बड़ा उच्च कोटि का होता है, उससे संबंधित हम तमाम बहुत से उद्योग चल भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रतापगढ़ में उद्योग नहीं चल रहा है, आंवला उद्योग फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन अगर वो सरकारी व्यवस्थाओं में आ जाते हैं और लोगों का और बड़े इंडस्ट्री आती हैं या सरकार उस पर कुछ इस तरीके से पॉलिसी लाती है, जो कि सरकार वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में आंवले को ले आए, तो वहाँ पे योजनाएं भी बन रही हैं, काम भी चल रहा है। प्रतापगढ़ जिला से आंवला ही आया है। आंवला है, तो इसलिए वहाँ काम भी चल रहा है इस तरीके की। दूसरी चीज़ है कि हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड कोल्ड स्टोरेज, वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज जिसको हम नाम दे सकते हैं, उन सब की व्यवस्थाएं अगर हों तो वहाँ के जो अर्ध किसानी पे और नौकरी पे निर्धारित लोग हैं उनका जीवन सुगम और अच्छा हो सकता है। अच्छा। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सी योजनाएं हैं। तो रानीगंज की जो राजनीति है वो बेरोजगारी पे नहीं चलती है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है वहां पे, उसको सही करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं चलती है? जाति पात पर क्यों चलती है? देखिए, जाति पात की राजनीति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर हावी थी और आज मैं ये मानता हूं कि बिहार में तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जाति पात की पूरी राजनीति बिहार में ध्वस्त हो गई है। अच्छा। और सामाजिक समरसता के साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो ये सरकार काम कर रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2027 में जातियों का ताना बाना ध्वस्त होगा और ये जो पीडीए का मतलब प्राइवेट एसोसिएशन टाइप का जो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन की परिकल्पना करने वाले लोग हैं,
इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जाति के पर आधारित चुनाव नहीं करती। आपके क्षेत्र में बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है बदले गए हैं, पंकज चौधरी जी हैं अभी, उनका चुनाव किस आधार पर हुआ है? पंकज चौधरी जी 8 बार से एमपी हैं। पंकज चौधरी जी बहुत पुराने कार्यकर्ता मतलब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं जाति के आधार पर? आप अच्छा। एक चीज समझिए, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, संख्या में ज्यादा होना और उस व्यवस्था से किसी को चुन लिया जाना, हम सिर्फ ये कहते फिरे कि ये जाति के आधार पर चुने गए हैं। उनकी कर्मठता आप देखिए, 8 बार से लगातार एक ही क्षेत्र से एमपी, और भारतीय जनता पार्टी में उसके पहले मेयर, भारतीय जनता पार्टी में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके रग रग में बसी हुई है, तो उनसे अच्छा अध्यक्ष कौन हो सकता है? अच्छा, आप इस तरीके का देखिए, जो राजनीतिक स्वरूप में अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इन सब का चुनाव एक बहुत वृहद व्यवस्था में होता है। अब उस पर हम लोग किस तरीके की टिप्पणी करें? हमें हमेशा ये अच्छा लगता है कि जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता संघर्ष करता आया है इतने वर्षों तक, अगर वो मेरा नेतृत्व करेगा, तो उन्होंने हर तरीके का संघर्ष को स्वीकार किया है अपने जीवन में, तो हमारे कर्तव्य और हमारे संघर्ष को सम्मान देंगे। ठीक है। आपके क्षेत्र में भी जातिवाद ज्यादा है, मतलब लोग, हम जिस एरिया से आते हैं हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चीजें होती हैं। आप आप कह रहे हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते, तो आप स्पेशली ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहाँ के लोग जाति से ऊपर उठ के सोचे कि हमारे लिए नेता कौन सा अच्छा होगा? महिमा जी, मैंने जिस मूल संगठन से मैं हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कभी भी जाति पात की व्यवस्था को स्वीकार न करता है, ना उसका स्वयंसेवक कभी इन सब व्यवस्थाओं में जाता है। हमारे लिए जो भारत भूमि पे निवास करता है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है, और हमारे लिए हिंदू धर्म को, सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति भाई है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय के साथ ही भारतवर्ष में रहने वाले सभी हमारे सहोदर हो जाते हैं, सभी हमारे भाई बंधु हो जाते हैं। तो मैं विचारों के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी तरीके की जाति पात पे ना। तो आप क्या अपने क्षेत्र में कर क्या रहे हैं? अपने क्षेत्र में मैंने सर्वप्रथम जब मैं गया, तो सर्वप्रथम जब मैं यहाँ से 2.5-3 साल पहले जब मैंने ये परिकल्पना की कि मुझे ये काम करना है, अपने यहाँ सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को मजबूत करना है, तो सर्वप्रथम मैंने प्राइमरी, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी आधार बिंदु होती है, पूरे जिले के शिक्षकों को हमने एकत्रित किया, और ऐसे 1200 शिक्षकों का बिना जाति पात देखे मैंने 2.5 से 3 घंटे तक सबके कठौते में पांव धोए, न जाति देखी न पाती देखी। चलिए, अब जो कठौता नहीं जानते उनको हम बता दें, एक लकड़ी का एक होता है प्लेट जैसा, जिसमें कि बेसिकली पैर रख के उनके पैर धुले जाते हैं ताकि वो पानी जो है वो कठौता इसलिए मैंने बोला मैडम कि लोग जाने कि भारत की संस्कृति, भारत की आधारभूत संरचना क्या है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कठौता, हमारी संस्कृति का अमूल चूल हिस्सा है। हमारे घर में मान दान आते हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, तो हम उनका पांव उसी में धोते हैं। तो ये मेरी सामाजिक समरसता का पहला काम था। दूसरा काम था कि आप जैसे पत्रकार बंधु, जिन लोगों ने तमाम सामाजिक जीवन में अपने आप को धूप में, पानी में गला के रखा है, इन सबको एकत्रित करके उनका सम्मान, क्योंकि जैसे वकीलों का कोई सम्मान बहुत जल्दी नहीं करता जब जरूरत होती है, वैसे पत्रकारों के साथ भी है, तो उनका सम्मान किया। उसके बाद हमने सामाजिक समरसता की अलख जगाई अपने पूरे क्षेत्र में। मैंने दलित बस्तियों में, कोई भी बस्ती जहाँ पे हमने सामाजिक समरसता के छोटे छोटे आयोजन किए, एक दूसरे के साथ भोजन किया, हम सहभोज से सहज भोज की तरफ की परिकल्पना लेके चले। और आज रानीगंज विधानसभा में आपको कहता हूँ कि मैं 30% इन भ्रम को तोड़ने में सफल हो चुका हूँ, जिसमें लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर लोग नेता चुनते हैं। आज वहां पर तमाम नौजवानों के बीच में एक क्रांति है, जो जाति होती से दूर हटके जो रानीगंज विधानसभा के विकास की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैंने मेरा गांव मेरा तीर्थ की एक परिकल्पना की। अच्छा। और मैंने ये सोचा था कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, आप महिमा जी जिस क्षेत्र से आती हैं, हमारा आपका ताना बाना, सांस्कृतिक धरोहर सब एक जैसी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ गांव का चौरा जो होता है, हमारी आधारभूत संरचना होती है। हम पैदा होते हैं तो पहला रोट वहां चढ़ता है, हम मरते हैं तो लारा भी लेके वहीं से जाते हैं, और उसके बीच में जीवन की जितनी भी जाए, शादी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, कोई भी हैपनिंग होती है, तो उसके वो चौरा किसी एक का नहीं होता, ना किसी छतरी का होता है, ना किसी ब्राह्मण का, वो पूरे उस क्षेत्र के मानने वाला हो, जय काली माई चौरा हो, शीतला माई चौरा हो, हनुमान वीर बाबा हो, वो पूरे क्षेत्र का होता है। तो ये
प्रदर्शित करता है हमारे समाज को, हमारे ग्रामीण आंचल को, कि जो एक दूसरे को जोड़ के रहते हैं। मैंने उसको आधारभूत संरचना बनाकर मेरा गांव मेरा तीर्थ की परिकल्पना करी। और उसमें कई संकल्पनाएं हमने लोगों को बताई, नैतिक जीवन के कर्तव्य में, कि हेलमेट लगाइए, घर की लाइटें बजाइए, रोजगार थोड़ा है तो फिर भी माँ बाप की सेवा करते हुए रोजगार को देखिए। उसके अलावा जो प्रदेश में प्रवासी लोग हमारे जैसे थे, उन सब से हमने आह्वान किया कि आइए एक त्यौहार अपने घर पे जरूर मनाइए। और वो बहुत अच्छे से लोगों ने उसको स्वीकार किया, और माताओं बहनों ने उस पर बड़ी खुशी जाहिर करी कि कोई तो आया जो समाज को जो। देखिए, राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे राजनीतिक जीवन में टिकट मिले, मैं विधायक बनूं या क्या करूं। राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ये है कि राजनीतिक जीवन से पहले सामाजिक जीवन बने। समाज रहेगा तब राजनीति होगी। तो समाज का ताना बाना अगर सुदृढ़ हो जाएगा तो राजनीति अपने आप सही दिशा में बढ़ जाएगी। अभी आप कह रहे थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मतलब कोई मुझे टिकट दे या वो, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके पास जो है रानीगंज के हर एक क्षेत्र, हर एक जाति के लोग समर्थन करते हैं आपको। हाँ, तो अगर आपको टिकट मिले विधायकी का तो क्या करेंगे आप? देखिए, प्रयास तो यही है कि मुझे टिकट मिले, और मैं अंतिम क्षण तक इस प्रयास में लगा भी रहूंगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये निर्धारित करेगी कि मैं उस क्षेत्र में सेवक की अच्छी भूमिका निभा सकता हूँ तो मुझे टिकट देगी। और अगर उसको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई निभा सकता है तो उसको टिकट देगी, मुझे किसी और काम में लगाएगी। लेकिन मेरी जो सेवा की परिकल्पना है अपनी मातृभूमि के लिए, वो भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से आया है, और वो निरंतर चलता रहेगा। जो जीवन अब बचा है वो रानीगंज की सेवा में ही रहेगा। अब चलिए हम मान लेते हैं कि बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया और आप रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन लिए गए। सबसे पहले और सबसे बड़ा बदलाव जो आप वहां पे करेंगे वो क्या होगा? वो होगा भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक सामाजिक जीवन में जीने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान के आधार पर राजनीति, वहां का पहला बदलाव होगा। अच्छा। वहां पे अभाव क्या है महिमा जी, वहां पे जो भी राजनेता बने, जो भी नेता को जनता ने चुन के भेजा, वो सेवक की भूमिका में ना होके माननीय की भूमिका में हो गए। और उसमें क्या हुआ कि माननीय तो लग ही जाता है नेताओं के आगे। माननीय लग जाता है, लेकिन वो माननीय जिसने दिया है उनसे दूरी बन जाना। जिसने माननीय का पद दिया उनसे दूरी बन जाना हमारे यहाँ के नेताओं का सगल बन गया। उसके कारण से कार्यकर्ता और सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग और नेताओं के बीच में बहुत दूरी आ गई, और इसी कारण से हम पिछली बार वहां पे मात खा गए। अच्छा। ये जो दूरी आ गई, मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य ये होगा कि मैं सहज और सरलता के साथ पूरे क्षेत्र के जनमानस, जिसने मुझे वोट दिया, अगर टिकट मिल जाता है, जिसने मुझे वोट दिया वो भी, और जिसने वोट नहीं दिया है वो भी, क्योंकि उनके लिए अलग से तो विधायक आने जाना है नहीं रहा, संविधान के हिसाब से एक ही विधायक रहेगा। तो वो पूरे क्षेत्र के लोगों का सम्मान रहे, सम्मान के साथ वो अपने अपने जीवन पद्धति को जीने के लिए व्यवस्थित हों, और उस क्षेत्र के लिए नवीनीकरण, जैसे अस्पताल, वेयर हाउस, उद्योग, लघु उद्योग, पशुजनित उद्योग, इन्हीं पे मेरा बेस्ड होगा। और इन्हीं पे परिवर्तन मैं 5 वर्षों में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन 5 वर्षों में विकास की लहर बहेगी, लेकिन मैं ये बहुत मतलब दावे के साथ कहता हूँ कि विकास की गति की जो रेखा होती है वो मेरे विधानसभा के लोगों को दिखाई देने लगेगी। अच्छा, सर्वांगीण विकास की जो लहर होती है, सड़क नाली बरहा नहीं, सर्वांगीण विकास। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके काम के आधार पर बीजेपी जो है आपको रिकॉग्नाइज करे और आपके काम के आधार पर आपको टिकट मिले। अब कुछ फटाफट से मैं सवाल करती हूँ, आप उसका फटाफट से जवाब दीजिएगा। अब जैसे पॉलिटिक्स में आपने एंट्री की, पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए सबसे ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? पॉलिटिक्स हर 30 साल में बदलती है, और ये नहीं कहा जा सकता कि आज की पॉलिटिक्स पावर गेम है, क्योंकि वर्तमान जो राजनीति है वो भारतवर्ष की राजनीति का स्वर्णिम काल चल रहा है। अच्छा। यहाँ पावर पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, यहाँ सेवा पॉलिटिक्स रह गई है। अच्छा। अगर आप सेवा करेंगे तो राजनीति में स्थापित होंगे। अच्छा। सेवक की भूमिका में, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने आप को प्रधान सेवक कहा है, तो जो सेवक की भूमिका में रहेगा वहां स्थापित होगा। अच्छा। और जो पावर जनरेट करने के लिए आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या पब्लिक सपोर्ट? पब्लिक सपोर्ट। पैसे से कोई राजनीतिक चुनाव ना जीता जा सकता है, ना राजनीति की जा सकती है।
पब्लिक पर सपोर्ट ये से। तो बड़ा आरोप लगता है कि पैसे के दम पे चुनाव नहीं 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 किया नहीं, जाता है। पैसे के दम पे गलत फहमी है लोगों को। अगर पैसे के दम पे होते तो तमाम राजनीतिक दलों को बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे होते। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमेशा जन मतलब समर्थन, आप कह रहे हैं जन कि अभी जो भावना। पॉलिटिक्स है उसको कोई उद्योगपति नहीं चला रहा है। नहीं, कोई उद्योगपति नहीं चला ही नहीं सकता उद्योगपति। अच्छा। उसको अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं है। वो राजनीति क्या करेगा? राजनीति और व्यवसाय दोनों अलग अलग गति में है। और मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से बताना भी चाहूंगा तमाम देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कि जो व्यवसायी पॉलिटिक्स में है उनसे नमस्ते करिए। क्योंकि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कभी भी सेवा की भावना के साथ काम नहीं कर सकता। ये स्थापित सत्य है। अच्छा। जिसको व्यवसाय करना वो व्यवसाय करे। वो हमारे भी 10 लोगों को नौकरी दे, बहुत उसको बधाई का पात्र है। जिसको स्कूल चलाना हो, जिसको कॉलेज चलाना हो, जिसको हॉस्पिटल चलाना हो, या जिसको किसी तरीके से प्रॉपर्टी में धंधा करना हो, उन लोगों के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति विशुद्ध सेवा की भावना का खेल है। ठीक है, तो क्या इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को मैनिपुलेट किया जाता है? क्योंकि महसूस तो होता है। नहीं, देखिए, भावनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं कि भावनात्मक रूप से मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन धन के आधार पर मैनिपुलेशन अब नहीं हो रहा है और ना होगा आगे। ठीक है, अभी चूंकि आपने ये भी कहा कि 45 साल की पार्टी, 45 साल का हमारा बीजेपी अध्यक्ष, तो यूथ को कितना आना चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में? यूथ को बिल्कुल आना चाहिए पॉलिटिक्स में। क्योंकि देखिए क्या होता है, यूथ के अंदर काम करने का जज्बा होता है। और दूसरी चीज है कि जब काम करते हुए आप असफल होते हैं तो फिर स्टैंड करने की एक क्षमता होती है। और यूथ में इतना वो अपमानित हो चुका होता है, जो सामान्य सा यूथ हम जैसे सामान्य, इतना अपमानित हो चुका होता है वो जीवन संघर्ष में और राजनीतिक सामाजिक संघर्ष में, कि उसको हानि लाभ की व्यवस्था में वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो जो सामने होता है वो उसी में जीता है। इसलिए यूथ को राजनीति में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो टीवी पे पॉलिटिक्स दिखाई जाती है, मीडिया जो पॉलिटिक्स दिखाती है, क्या पॉलिटिक्स वाकई वैसी होती है या उससे अलग होती है? नहीं, मीडिया हमेशा परिवार से जनित पॉलिटिक्स दिखाती है कि उनके पापा मंत्री, उनके फलाने। मीडिया क्या कभी उन नेताओं को भी दिखाने का प्रयास किया है? मीडिया ने अपने आत्ममंथन करना चाहिए। जो पहली पीढ़ी का हो और संघर्ष कर रहा हो, सकारात्मक दिशा में काम कर रहा हो, मीडिया कभी उसको दिखाने का प्रयास नहीं करती है। अच्छा, वो जब वो सृजित हो जाता है, संघर्ष जब सृजन का स्वरूप ले लेता है, 2002 के पहले आप बताइए कि मीडिया ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहाँ दिखाया, कब दिखाया, कैसे दिखाया? जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के होते हैं तब मीडिया ने दिखा। 50 वर्षों तक वो निरंतर काम करते तो रहे। मीडिया का तो आधार ही यही है ना सर। आपको क्या, तो अगर फिर ये आप संघर्षरत, हाँ, अगर मीडिया का आधार दोनों है, सिक्के के दोनों पहलू पर मीडिया को काम करना चाहिए। जो लोग संघर्ष की गति में अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया को उनके साथ भी जाना चाहिए। मीडिया जाती है सर, ऐसा नहीं है, अब मीडिया ऐसे लोगों के साथ जाती है। मुझे तो आज तक कोई भी ऐसी ऐसा, कई आप कह कहानियां रहे हो ना कि दिखाई गई हैं। टीवी पे और जो पॉलिटिक्स दिखाई जाती है, अब मैक्सिमम पॉलिटिक्स वो दिखाई जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती है, और हम लोग उसी के खिलाफ और काम हमारे देश का दुर्भाग्य भी तो यही है ना सर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स चल रही, वही पॉलिटिक्स चला रहे वो हैं। इसलिए चला रहे हैं। मैं आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए क्या होता है, हमारे जैसे जो हम लोग प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, मतलब आए हैं राजनीति में, और स्वतः ही हमें मान अर्जित करना है, अपमानित होकर खुद ही खड़ा होना है, खुद ही काम करना है, खुद ही सब चीज सृजन करना है। मेरी उम्र का जो मान लो किसी मंत्री जी का बेटा है या किसी बड़े नेता का बेटा है या कोई है, उसके लिए एक वो जहां मुझे लाइन लगा के जाना पड़ेगा, वहां वो बैकडोर से आएगा। लेकिन वो जनता के बीच में अपनी छवि नहीं बना सकता है। जनता के बीच में काम करते हो तो उसकी अपनी छवि नहीं हो सकती। हो सकता है वो अपने राजनीतिक विरासत के आधार पर कहीं एक आध जगह स्थापित हो जाए, लेकिन वो लंबा नहीं चल सकता है। आप तमाम लोगों को देख लीजिए, सम्राट चौधरी का जनता, सम्राट चौधरी जो भी सम्राट चौधरी का संघर्ष भी देखिए सम्राट चौधरी हो गए, पंकज सिंह जी हो गए, इन लोगों पर वंशवाद का आरोप नहीं लग सकता है, क्योंकि इन्होंने 20-20, 25-25 साल खुद संघर्ष कर लिया है। अच्छा, वंशवाद की परिकल्पना वहां करिए जहां पर पिता अपने बेटे की उंगली पकड़ के घूमता हो कि भाई फलाने इनको टिकट दे दो, फलाने इनको पद दे दो, फलाने इनके साथ खड़े हो जाओ। वो परिकल्पना वंशवाद में आएगी। जो लोग खुद स्वतः संघर्ष करके अगर स्थापित हो रहे हैं, अब ये भी तो दुर्भाग्य होगा कि किसी बड़े बाप का बच्चा अगर अच्छा योग्य है और मेहनत कर रहा है और लगातार अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और उसका एक लंबा कार्यकाल है, तो उसको तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा वो वंशवाद से वो मतलब है जहां हाथ पकड़ के जो
भाई अगर सब लाइन में लग रहे हैं तो लाइन में छोड़ दो, उत्तरजीविता के आधार पर वो भी अपनी जगह पे आ जाएगा। जहां बाप खुद अपने बेटे की उंगली पकड़ पकड़ के घूमता रहे, वो राजनीतिक जो विरासत को स्वीकार करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम से कम होती जा रही है और जनता उनको नकार रही है। तो चलिए आलोक जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करूंगी कि 27 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे फिर से मुलाकात हो। बाकी आप समझ गए होंगे कि मुलाकात कैसे होगी। मैं उम्मीद करूंगी आपसे मुलाकात हो, आपसे चर्चाएं हो, फिर चुनाव को लेके भी बातें हो। सो थैंक यू सो मच आलोक जी, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे हर एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम उम्मीद करेंगे फिर से आपसे मुलाकात हो, 27 के विधानसभा चुनाव में फिर से आपसे कुछ चर्चाएं हो, यूपी की सियासत को लेके भी बात हो, तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। अंत में आप कुछ हमारे व्यूअर्स से कहना चाहें? नहीं, बस इतना ही है आपके व्यूअर्स के लिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो सोच आपने बनाई है वो सोच सकारात्मक दिशा में बढ़े और हमेशा लीडर जब आप चुनने जाएं तो गुण और दोष के आधार पर निर्धारित करने के बाद ही मतदान करें। जातीयता के आधार पर, उन्माद के आधार पर, भावनात्मक किसी नैरेटिव के आधार पर आप मतदान ना करें। तो ये अपील मेरी अपने क्षेत्र की जनता से भी रहती है और आपके व्यूअर्स के माध्यम से, और नौजवानों से एक अपील है, खूब जम के राजनीति में आइए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है भाई। अगर आप नदी के किनारे खड़े होके आप उसके पानी के आकलन को नहीं कर पाएंगे, कितना गहरा है कितना क्या है, जब उसमें कूदेंगे तब समझ में आएगा। और जब नौजवान आएगा तो जाहिर सी बात है, अब आप देखिए कि खास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी में कह सकता हूँ कि जहाँ पर एक सामान्य से नौजवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की गरिमा मिलती है, ऐसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, ऐसे तमाम उदाहरण हैं यहाँ पर। ये वो राजनीतिक दल नहीं है जहाँ बाप के बाद बेटा ही सत्ता में रहेगा। ये वो राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यहाँ सबको मौका मिल सकता है। इसलिए युवाओं से अपील है कि खूब जम के राजनीति करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आलोक पांडे जी से, जो कि बीजेपी के नेता हैं और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट देख के काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव है तो उसे कमेंट पे करके जरूर बताएं। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।